अच्छा बेटा, कल का जो टॉपिक है सेम कंटिन्यू है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन। बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कल भी आपको मैंने बताया था कि बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है और बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, और उस लग जाएगा और उस रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि रिप्लेसमेंट होती है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है और हाइड्रोजन की जगह पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है। उनमें कल हमने पढ़ा था हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन, आज हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन। ठीक है, तो सल्फोनेशन में बेंजीन जो है वो रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बेटा सल्फोनेशन है नंबर 3 रिएक्शन। तो देखो सल्फोनेशन में बेंजीन रिएक्ट करेगी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या देखो या तो आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लो या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, क्योंकि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है अराउंड अबाउट 20%, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है सल्फोनेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो सल्फोनेशन के लिए या तो हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे या लेंगे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों रिएक्शंस दिखा देता हूं आपको मैं। देखो बेंजीन है प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, °80 पर हीट देंगे इसको हम, तो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और वाटर। अच्छा, यहां पे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं बेटा, बेंजीन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगी। देखो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लें जिसके अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व होता है। €25 पे इसमें भी वही प्रोडक्ट बनेगा, SO3H लग जाएगा। बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आते हैं मैकेनिज्म पे। देखो इसका जो मैकेनिज्म है, अच्छा देखो मैकेनिज्म में आप सोच रहे होंगे कि बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3H है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप लगा हुआ है, मगर एक्चुअली इसका इलेक्ट्रोफाइल SO3H नहीं है। देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में जो इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3H नहीं होता बेटा, वो होता है SO3 होता है। ठीक है, मतलब बेंजीन की जो सल्फोनेशन है उसमें जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन के ऊपर अटैक करता है एक्चुअल मालिक, ठीक है, वो SO3 है, क्योंकि आपको मैंने लिखा था कि SO3 जो है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है SO3। ठीक है, तो आप देखो H2SO4, इसका पहला स्टेप H2SO4 है, उसके 2 मॉलिक्यूल ये हैं बेटा, H2SO4 होगा, दूसरा भी H2SO4 का मॉलिक्यूल होगा। इनसे बनेगा क्या, एक बनेगा H3O आइन हाइड्रोनियम आइन, दूसरा बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड
और एक बनेगा HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल है। और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में वही सल्फर ट्राइऑक्साइड मौजूद है, वही इलेक्ट्रोफाइल है। जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्चुअली वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड अगर कंसंट्रेट आप लेंगे 2 मॉलिक्यूल तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा, SO3 बनेगा, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और HSO4। ठीक है, तो SO3 एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल है। अब आते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में बेंजीन की रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। देखो ये बेंजीन की रिंग है, इस पर SO3 अटैक करेगा। SO3 में बेटा एक डबल बॉन्ड होता है और बाकी 2 डेटिव बॉन्ड होते हैं, मगर डेटिव बॉन्ड को भी हम डबल बॉन्ड समझते हैं। डेटिव बॉन्ड को भी इस तरह लिखा जाता है, इसे। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किस तरह बनता है, देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं। बेटा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा और कार्बन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो एस है, ठीक है, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इसके अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, मगर जो एस है वो समझिए इलेक्ट्रोफाइल है। ये एस अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन की रिंग के ऊपर, क्योंकि एस जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, ऑक्सीजन को। अब ये एस जो होगा वो अटैक करेगा रिंग के ऊपर और बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो इस तरह का बॉन्ड हो जाएगा इसका। इस तरह का बेटा बॉन्ड बन जाएगा इनका। पाई बॉन्ड टूट जाएगा, जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एस यहां पे डबल बॉन्ड, ओ यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन भी लगी हुई और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखो एस ने, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं कहां से, रिंग से, और रिंग से सिग्मा बॉन्ड बना दिया। रिंग से लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, उनके साथ उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया ये, और पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि अंदर, इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होती है वो मूव करती है, जिसको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, एरिनमाइन। या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर रेजोनेंस भी होती है इसके अंदर, ये कल आपको मैंने बता दिया था कि इसके अंदर रेजोनेंस होती है। ठीक है, अब वही सेम स्ट्रक्चर है जो कल आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर रेजोनेंस किस तरह होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, तो ये जो एरिनमाइन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिनोनेमाइन भी इसको कहा जाते हैं, या कार्बोकेटाइन कहते हैं, ये बेटा अनस्टेबल है। इसमें से ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, ये जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगी, और हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद यहाँ पे वापस डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हो गया सेकंड स्टेप का। अब आते हैं थर्ड स्टेप। देखो तीसरा स्टेप, इसको हम अब SO3 नेगेटिव लिख देता हूं मैं। बेटा ये SO3 नेगेटिव है, बॉन्डिंग की जगह पे क्या लिख दिया, SO3 नेगेटिव लिख दिया।
इसके साथ हाइड्रोजन भी लगी हुई है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब ये होगा कि प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो भी रिमूव हो जाएगी। इसको हाइड्रोजन को रिमूव कौन करेगा? HSO4। जो पढ़कर आए थे हम HSO4, ये जो HSO4 है ये क्या करेगा? इसको रिमूव करेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगी और अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिंग को देकर जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने रिंग को दे देगी। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसको मिलेंगे? रिंग को। और बॉन्ड वापस रीजनरेट हो जाएगा। SO3 नेगेटिव हो गया। देखो ये हाइड्रोजन निकल गई यहां से, ये हाइड्रोजन निकल कर किसके साथ मिल गई? HSO4 के साथ, बन गया H2SO4। आते हैं ये जो SO3 नेगेटिव, जो SO3 नेगेटिव है, SO3 जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ ये रिएक्ट से क्या किसको एक्सेप्ट करेगा? हाइड्रोजन आयन को। यहां से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा। ये जो SO3 नेगेटिव है ये हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। किसमें से? हाइड्रोजन आयन में से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा और बना लेगा SO3H। तो SO3H इस तरह बना है। जो SO3H ग्रुप था वो इस तरह लगा है। एक्चुअल इसका इलेक्ट्रोफाइल SO3 है बेटा। जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3H नहीं है, एक्चुअल इसका इलेक्ट्रोफाइल SO3 है। जो SO3 लगा था देखो, ये इसका एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है और बाद में देखो अब SO3H बन गया और प्लस वाटर, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और इसके जो हमने डीलोकलाइज स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमने 2 मरतबा कल बना चुके हैं। इस पे कल आपको समझा दिया था कि किस तरह इसके जो दूसरे बनते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, वो आपको कल समझा दिए थे। अच्छा, अब आते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। बेटा फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। देखो बेटा फ्राइडल और क्राफ्ट 2 साइंटिस्ट के नाम है। फ्राइडल फ्रेंच का था और क्राफ्ट अमेरिकन। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है, उन दोनों की कंट्रीब्यूशन से उन्होंने 2 रिएक्शंस दिए थे। एक फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जिसमें अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन रिंग में, अल्काइल ग्रुप लग जाता है। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होता है जो बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, असाइलेशन में जो होता है असाइल ग्रुप, RCO ग्रुप जो होता है वो रिंग में लग जाता है, रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाता है इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले पढ़ते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, उसके बाद है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो देखो पहले आते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पे। जब बेंजीन रिएक्ट करती है, देखो बेंजीन है, रिएक्ट करेगी अल्काइल हैलाइड के साथ। ये अल्काइल हैलाइड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये बेटा अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और इसके लिए हम कैटलिस्ट कौन से लेंगे? इसके लिए लेंगे ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट, AlCl3, AlX3 या FeCl3, FeBr3 भी हम यूज कर सकते हैं। AlX3 तो बेटा ये ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट है, इसको हम कहते हैं ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट। ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट। और अब देखो बेंजीन के ऊपर जो अटैक करेगा ग्रुप, बेटा बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप अटैक करता है वो इलेक्ट्रोफाइल है।
वो आर लग जाएगा, जो आर है वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो लगेगा बेंजीन के ऊपर इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन निकलेगी वो एक्स के साथ मिलकर HX बना लेगी। अल्काइल बेंजीन, देखो बेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड, बेंजीन है प्लस रिएक्ट करती है मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। तो क्या बनेगा, बन जाएगा टोलिन। टोलिन बनेगा बेटा। मिथाइल जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन को अटैक करेगा और बना लेगा टोलिन, और यहां से हाइड्रोजन निकलेगी जो Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगी। बेंजीन प्लस नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखो बेंजीन है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है और बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेटा जो बन रहा है ना वो बन रहा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन नहीं बन रहा है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन रहा है, ये बन रहा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। या क्यूमीन, कॉमन इसको क्यूमीन भी पढ़ा जाता है। तो देखो जो हमने लिया था वो लिया था नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, मगर बन रहा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोकेटाइन बनता है बेटा इसके अंदर रीअरेंज होती है। चलो इसके मैकेनिज्म तो ये 1 डिग्री, ये बेटा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि जिसका लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल होती है कार्बोकेटाइन के अंदर। इसके मैकेनिज्म में देखो बेटा, मैकेनिज्म में नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है ये, ठीक है, और ये 1 डिग्री है। बेटा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ये, क्योंकि जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ वो फर्स्ट कार्बन के साथ लगा हुआ है, और ये जो कार्बन है वो आगे एक कार्बन के साथ बॉन्डेड, इसका मतलब ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3। इस तरह इनका बॉन्ड टूटेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे। बेटा ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास गए, क्लोरीन नेगेटिव बन गया, वो मिलेगा कैटलिस्ट के साथ, AlCl4 बन जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा इस तरह CH3
CH2 पॉजिटिव, तो ये बन गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। बेटा 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है इसके अंदर एक्चुअली रीअरेंजमेंट हो सकती है अगर पॉसिबल है। अगर इससे 2 डिग्री बन जाए तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की। अच्छा, रीअरेंजमेंट किस तरह? ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगी, तो इसको इसके अंदर रीअरेंजमेंट होती है। कार्बोकेटाइन के अंदर क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगी इसके अंदर। ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये 2 डिग्री बन जाएगा, तो माइनस H शिफ्ट, हाइड्राइड आयन शिफ्ट। बेटा H माइनस आयन जो होगा, हाइड्राइड जो आयन होगा, हाइड्राइड आयन, इसकी शिफ्टिंग होगी। यहां से H नेगेटिव आयन निकलेगा, वो लगेगा इसकी जगह पे और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये देखो 1 डिग्री से क्या, ये CH गया। तो बेटा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है इधर रीअरेंजमेंट हुई है और बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये ज्यादा स्टेबल है। 1 डिग्री से जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो 2 डिग्री होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है उसके अंदर हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग होती है, मिथाइल की शिफ्टिंग होती है, वो अलग टॉपिक है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। मगर इसके अंदर ये होगा कि हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग होगी, यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा, इस कार्बन से H नेगेटिव निकलकर यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होगा वो अटैक करेगा रिंग के ऊपर। बेटा सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में, ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये अटैक करेगा रिंग के ऊपर। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये अटैक करेगा किसके ऊपर? रिंग के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और ये रिंग पे अटैक वहां पे करेगा जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और वहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स लेगा और बनाएगा रिंग के साथ सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा ये देखो, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक पाई बॉन्ड टूट गया, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल था इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। देखो CH, इधर CH3, देखो बेटा है ना सेंटर वाला पोर्शन, इसने रिंग के साथ जाकर बन तो CH के दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और बन जाएगा इरेनियम आयन। या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होती है या रेजोनेंस इसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं वो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैकेनिज्म में एक बार हमने बना लिए थे, अब जरूरत नहीं है ज्यादा बार बार बनाने की। अब आते हैं थर्ड स्टेप। तो ये जो आयन ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है बेटा, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगी, ये वाली हाइड्रोजन निकलेगी। इनको हाइड्रोजन को निकालेगा कौन? AlCl4। AlCl4 में जो क्लोरीन नेगेटिव है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगी रिंग को। जो हाइड्रोजन निकलेगी तो अपने इलेक्ट्रॉन जो देकर जाएगी तो वापस बॉन्ड रिकवर हो जाएगा और इसका एरोमेटिक करेक्टर बहाल हो जाएगा। H CH, इधर CH3, यहाँ पे ये CH3 है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस AlCl4 नेगेटिव। अब क्या होगा? जो Cl इसमें नेगेटिव है वो बेटा हाइड्रोजन को क्या करता है? एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। ये हाइड्रोजन को निकालेगा, ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी और बॉन्ड
और हाइड्रोजन जब जाएगी इलेक्ट्रॉन रिंग को देकर जाएगी, बेटा हाइड्रोजन निकलते हुए इलेक्ट्रॉन रिंग को देकर जाएगी, तो वापस 3 बॉन्ड बन जाएंगे और बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसको पढ़ते हैं क्यूमीन कॉमनली। अच्छा, अब हाइड्रोजन जो निकली है यहां से Cl के साथ एसिड बना लेगी प्लस AlCl3, जो कैटलिस्ट अब रिकवर हो गया। तो ये था फ्राइडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब आते हैं फ्राइडर-क्राफ्ट असाइलेशन पे। अच्छा बेटा, असाइलेशन में जो असाइल ग्रुप होगा, बेंजीन रिएक्ट करेगी एसिड के साथ। देखो फ्राइडर-क्राफ्ट असाइलेशन में जो बेंजीन है वो रिएक्ट करती है एसिड हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट AlX3, AlCl3, AlBr3, ये यूज करेंगे कैटलिस्ट। देखो बेंजीन है ये प्लस एसिड हैलाइड, ये एसिड हैलाइड का जनरल फार्मूला है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। AlX3 अच्छा, अब ये ग्रुप लग जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये ग्रुप लगेगा रिंग के ऊपर। ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल है, रिंग के ऊपर अटैक करेगा। बन जाएगा असाइल बेंजीन, और वहां से हाइड्रोजन निकलेगी जो इसके साथ मिलकर HX बना लेगी। बेंजीन प्लस एसिटाइल क्लोराइड। बेटा बेंजीन है जो रिएक्ट करती है किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ या इथेनॉइल क्लोराइड के साथ। इसका आईपिक नेम इथेनॉइल क्लोराइड है। तो एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड, बेटा एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3। ये ये बन जाएगा। बेटा ये बेंजीन को अटैक करेगा और वहां से हाइड्रोजन को निकलेगा, हाइड्रोजन मिलेगी Cl के साथ, बन जाएगा HCl। तो ये बन गया एस्टोफिनोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन भी इसको पढ़, बेटा मिथाइल फिनाइल कीटोन भी पढ़ते हैं। ये मिथाइल है और ये फिनाइल, एस्टोफिनोन, या इसको पढ़ते हैं फिनाइल इथेनोन भी पढ़ते हैं। ये फिनाइल ग्रुप और ये 2 कार्बन है तो इथेनोन, इसको फिनाइल इथेनोन भी पढ़ते हैं। फिनाइल इथेनोन में इसको पढ़ा जाता है। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म।
देखो मैकेनिज्म में फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। बेटा मैकेनिज्म में सबसे पहले जो स्टेप है ना इसका, वो है फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। तो इलेक्ट्रोफाइल तो इसमें ये है CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये रिएजेंट है, ठीक है। प्लस ये कैटलिस्ट AlCl3 जो लियस एसिड कैटलिस्ट है। बेटा लियस एसिड कैटलिस्ट, अच्छा ये क्या करेगा, इनके बॉन्ड को ब्रेक करेगा इस तरह, क्योंकि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाएंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, AlCl3 के साथ, और बना लेगा AlCl4, और उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा इस तरह। देखो Al, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी, एक क्लोरीन, और एक जो क्लोरीन लगेगा वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये वाला क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, बना लेगा। अच्छा दूसरा बनेगा इलेक्ट्रोफाइल CH3 C डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ये बन गया। तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बना है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा रिंग के ऊपर, ये बेंजीन की रिंग है, देखो बेंजीन की रिंग, और बेंजीन के अंदर, रिंग के अंदर आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसके अंदर, और इस पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और पाई सिस्टम को ब्रेक कर देगा। ये पाई सिस्टम को क्या कर देगा, ब्रेक कर देता है ये इलेक्ट्रोफाइल। और पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। देखो पाई इलेक्ट्रॉन से इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। बेटा देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे ये सिग्मा इलेक्ट्रोफाइल, और जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल लग गया है वो कार्बन sp3 हेबर्ड है। जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल लगा वो कार्बन sp3 हेबर्ड है, बाकी सभी कार्बन sp2 हेबर्ड है, ठीक है। और ये अनस्टेबल है, जो एरिनियम आयन बना है, ये एरिनियम आयन अनस्टेबल होता है, आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, या डीलोकलाइज कार्बोकेटाइन, कार्बोनियम आयन भी पढ़ा जाता है इसको, ये अनस्टेबल है। और ये स्टेबल तब बनेगा जब हाइड्रोजन को लूज करेगा, ये हाइड्रोजन को लूज करेगा, ये हाइड्रोजन लूज हो जाएगी, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी तो अपने इलेक्ट्रॉन वापस देकर जाएगी रिंग को, तो वहां पर तीसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा, और उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो दोबारा रिकवर हो जाएगी। तो अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। बेटा तीसरा स्टेप, C डबल बॉन्ड OCH3 लगा हुआ है, H भी लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब प्लस AlCl4, बेटा इसमें जो Cl नेगेटिव है, जो AlCl4 में Cl नेगेटिव है, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगी रिंग को, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन देकर जाएगी रिंग को, और एसिटोफिनोन बन जाएगा।
ये बन गया एसीटोफिनोन। या मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन बन गया। और प्लस में ये जो हाइड्रोजन यहां से निकली है, ये बेटा जो हाइड्रोजन निकली है वो Cl के साथ मेरे को एसीएल बना लेगी। प्लस में जो कैटलिस्ट होगा वो रिकवर हो गया AlCl3। ठीक है, तो बेटा ये है इसका। अच्छा, अब जो जितने भी हमने पढ़े हैं बेटा, उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारे, उनमें हेलोजिनेशन हमने पढ़ लिया है, नाइट्रेशन हमने पढ़ लिया है, सल्फोनेशन, फिर हाइड्रोक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। तो अब देखो हेलोजिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल हम यूज करते हैं बेटा, हेलोजिनेशन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो X+ होता है, मतलब Cl+, Br+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और इनमें जो हेलोजिनेशन के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होता है ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट, AlCl3, AlBr3, FeCl3, FeBr3, इनको हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं और बनता है हेलो बेंजीन बन जाता है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नाइट्रेशन में बेंजीन को रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है, नाइट्रिक एसिड भी कंसंट्रेटेड यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी कंसंट्रेटेड। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 पॉजिटिव होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं वो NO2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। अच्छा, उसके बाद जो सल्फोनेशन है उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट भी यूज करते हैं और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज करते हैं जिसके अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। दोनों रिएक्शन लिखवा दिए आज। ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 है, मगर जो पंप बनता है वो बेंजीन बनता है SO3H, बेंजीन के ऊपर मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, कंपाउंड। तो आपको मैकेनिज्म मेरे को बता दिया कि SO3H किस तरह बनता है। अच्छा, अल्काइलेशन में बेंजीन को हम रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हेलाइड के साथ। बेंजीन जो है वो रिएक्ट करती है अल्काइल हेलाइड के साथ। ठीक है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल है, जो अल्काइल ग्रुप है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो उसमें देखो इसके अंदर जो रिएक्टिविटी होगी, देखो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया अल्काइल हेलाइड के अंदर, कि अल्काइल हेलाइड में रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी? जब अल्काइल हेलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है बेटा, अल्काइल हेलाइड के जो रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ना, तो उनमें अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। देखो अल्काइल हेलाइड के जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो अल्काइल आयोडाइड होता है, क्योंकि इसका अल्काइल आयोडाइड का बॉन्ड ब्रेक करना आसान होता है। मगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जिसमें अल्काइल ग्रुप एज ए इलेक्ट्रोफाइल है, अल्काइल ग्रुप क्या है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर दूसरा होगा बेटा, यहाँ पे इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये नहीं होगा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अल्काइल हेलाइड का ऑर्डर है ना, वो इस तरह होगा, मिथाइल क्लोराइड ज्यादा रिएक्ट होगा मिथोमाइड से, और मिथाइल ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्ट होगा मिथाइल आयोडाइड से। ये होगा क्यों? रीजन है इसका, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो क्लोरीन क्या करेगा? अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा वो, तो अल्काइल ग्रुप को वो क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना लेगा, और जितना जो अल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल होगा। बेटा देखो अल्काइल ग्रुप जो है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, अल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी होगी उतना वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल होगा।
तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो स्ट्रॉन्गर बनता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो वीकर बनता है, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रॉन इतनी हाई नहीं है, हाई नहीं, इसकी वजह से वो अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को इतना खींचेगा नहीं, इसलिए यहां पे जो अल्काइल ग्रुप बनता है वो वीकर इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और यहाँ अल्काइल हैलाइड से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता है। इसलिए देखो ज्यादातर हम लेते ही मिथाइल क्लोराइड है, या इथाइल क्लोराइड लेते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेते हैं, वहां पे हम आइसोप्रोपाइल आयोडाइड नहीं यूज करते। अच्छा, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये उसका ऑर्डर उल्टा हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये होता है जिसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, बेटा जितना बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा उनका उतना उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है, ये मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो बेंजीन वाले हैं, बेटा बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें अल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर रिएक्टिविटी ये होगा, मैं बता देता हूं, ये रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हिसाब से मैं कह रहा हूं, जहां पे अल्काइल ग्रुप जो है एज इलेक्ट्रोफाइल यूज हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये नहीं होगा ऑर्डर इसका। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्डर जो होता है वो इनवर्स होता है, वो आगे पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। अच्छा, तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड के अंदर, कि अल्काइल हैलाइड में बेंजीन को जो है रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद असाइलेशन, उसमें हम जो है बेंजीन को रिएक्शन कराते हैं एसिड हैलाइड के साथ, एसिड क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल ब्रोमाइड, या इस तरह ये रिएजेंट्स हम यूज करते हैं, और बनता है असाइल बेंजीन। और बेंजीन को हम जब रिएक्शन कराते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ तो बन जाता है एसिटोफिनोल। तो ये तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब आते हैं एडिशन रिएक्शंस पे। अब आते हैं एडिशन रिएक्शंस। देखो, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो बरकरार रहती है, जबकि एडिशन रिएक्शंस के अंदर बेंजीन के जो पाई सिस्टम वो खत्म हो जाता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और उसकी जो स्टेबिलिटी वो लूज हो जाती है, बेंजीन की जो स्टेबिलिटी वो खत्म हो जाती है। इसलिए जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन देगी, मगर हार्ड कंडीशन के अंदर, जब उसको हम ज्यादा हीट देंगे, ज्यादा हीट देंगे, क्योंकि ज्यादा हीट किसके लिए चाहिए, पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जो पाई बॉन्ड सिस्टम होता है इसका, जो डीलोकलाइज सिस्टम है, इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए बेंजीन रिएक्शन देगी एडिशन, मगर हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, in the presence of sunlight, क्लोरीन या ब्रोमीन सनलाइट में एडिशन, दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक मोल ऐड होगा, तीसरा पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक मोल और ऐड हो जाएगा, तो 3 मोल इसके अंदर हम हाइड्रोजन के ऐड करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, टेम्परेचर 100 से 100 तक होता है टेम्परेचर, इसको दिया कहीं 150 हवा 200 हवा, मतलब 150 से 200 तक इसको टेम्परेचर देते हैं तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। देखो निकल की मौजूदगी में जब उसके हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इसके अंदर, तो 3 मोल बेटा हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा, जिसको हम इस तरह लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन को, साइक्लोहेक्सेन साइकिल, ये पाई बॉन्ड टूटे, अच्छा ये प्लाटिनम इन एसिड, एसिड की मौजूदगी में, और एसिड एसिड
बेटा पंजाब की बुक में लिखा हुआ है कि एसिडिक एसिड, ठीक है, की मौजूदगी में, तो भी बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तीन मोल हाइड्रोजन ऐड करेंगे, बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये था एडिशन, तो इसका मतलब बेंजीन एडिशन रिएक्शंस भी देती है, क्योंकि इसका जो चल रहा था सिग्मा भी है, हर कार्बन का सिग्मा बॉन्ड भी है और हाफ पाई बॉन्ड भी है, और बेंजीन का जो बॉन्ड 1.5 था, उससे पता चलता है कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगी और दूसरा एडिशन रिएक्शन भी देती है, मगर इनके जो फेवरेट रिएक्शंस है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर का लूज नहीं होता। इन दोनों रिएक्शन में इसका एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो गया, ये दोनों बेटा रिएक्शंस में इसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो बेंजीन का लूज हो गया। फॉर्मेशन ऑफ हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन या हेक्साब्रोमो, बेटा फॉर्मेशन किसकी, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन की या हेक्साब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन की, इन द लाइट, तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। प्लस 3 मोल क्लोरीन के ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट लगी हुई है। अब हर कार्बन के ऊपर एक क्लोरीन, एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ रहेगा, एक इसके साथ, ये दूसरा पाइप देगा, एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ लग गई, एक इस कार्बन के साथ, पाइप इसके साथ लग गई और बन जाएगा 6 H6 सी हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, जब इसके अंदर ब्रोमीन ऐड करेंगे हम, तो बेटा ये एडिशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये रिएक्शन हाई प्रेशर पे होगा, तो यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर, इधर बी आर, इधर बी आर, यहाँ पे बी आर, तो बेटा 6 बी आर लग जाएंगे। अब समझे हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी लगी हुई है, तो बन जाएगा हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। तो ये बेटा दो रिएक्शंस के एडिशन थे, एक था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, और दूसरा था एडिशन ऑफ हेलोजन जिसको हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन होगी, जिसमें बनेगा
हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और हेक्सा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। अगर बेंजीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है। अच्छा अब देखो एक रिएक्शन और भी है, वो है हेलोजिनेशन। ऑफ अल्काइल साइड चेन। बेटा अल्काइल ग्रुप की साइड चेन है, ये देखो ये अल्काइल ग्रुप है, इधर देखो बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसकी हम हेलोजिनेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो साइड चेन के अंदर होगी। बेटा अब जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो अल्काइल ग्रुप के अंदर होगी। देखो ये टोलिन है, टोलिन को रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जो सब्स्टिट्यूशन होगी किसके अंदर होगी, अल्काइल जो साइड चेन होगी इसके अंदर होगी, अल्काइल की जो साइड चेन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, अब ये बन जाएगा CH2Cl। बेटा यहां से हाइड्रोजन निकल गई, CH3 में से हाइड्रोजन निकली है, CH3 में से एक हाइड्रोजन निकल गई और उसकी जगह पे Cl लग गया और बन गया बेंजाइल क्लोराइड। प्लस HCl, और इसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के रिंग के अंदर नहीं हुई है, ये सब्स्टिट्यूशन हुई है अल्काइल ग्रुप के अंदर। ये बेटा सब्स्टिट्यूशन किसके अंदर हुई है, अल्काइल ग्रुप के अंदर हुई है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन के साथ। ठीक है, और बन गया बेंजाइल क्लोराइड। और ये बेंजाइल क्लोराइड है, बेटा बेंजाइल क्लोराइड। जब दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट की मौजूदगी में, तो दूसरी हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाती है। तो हाइड्रोजन 1 बाय 1 रिप्लेस होती जाएंगी अल्काइल ग्रुप की। जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है वो अल्काइल ग्रुप की हो रही है। बन जाएगा CH Cl2। बेटा CH Cl2 बन गया, देखो CH Cl2 बन गया। इसको पढ़ते हैं बेंजल क्लोराइड। बेंजल, क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में बताया था एक बेंजोइल, आपको बताया था बेंजाइल, ये बेटा बेंजाइल है। जब CH3 में से बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लगा हुआ है, अगर बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम पढ़ते हैं बेंजाइल। अगर बेंजीन के ऊपर CH ग्रुप हो और उसकी हो उसको पढ़ते हैं बेंजाइल। दायर उस जगह पे क्लोरीन आ गया। अच्छा अब आते हैं CH2 CHCl2। दोबारा इसको क्लोरीन के साथ इसमें HCl भी बनता है। अच्छा CHCl2 दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, तो बन जाएगा एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी। बेटा एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई और बन गया CCl3।
इसको पढ़ते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड। प्लस HCl। तो ये बेटा सब्स्टिट्यूशन हुई थी अल्काइल साइड चेन का, मतलब बेंजीन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, देखो बेंजीन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ था उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन हुई है, बेंजीन खुद के अंदर नहीं सब्स्टिट्यूशन हुई है। देखो ये बेंजीन खुद के अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई है, बेंजीन के ऊपर जो ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा था उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन हुई है। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा देखो बेंजीन जो है इज नॉट अफेक्टेड बाय कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटाशियम परमैंगनेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम परमैंगनेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, मगर बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं करते। बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा बेंजीन को कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 और K2Cr2O7 ये ऑक्सीडाइज नहीं करते। बेटा बेंजीन को पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, बेंजीन से ऑक्सीडाइज होगी भी नहीं। अच्छा बेंजीन ऑक्सीडाइज बाय ओजोन एंड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। देखो बेंजीन को ऑक्सीडाइज कौन करेगा, एक ओजोन करेगी, बनाएगी ओजोनाइट। देखो बेटा ओजोन ऑक्सीडाइज करती है, बनता है ओजोनाइट, और दूसरा बेंजीन को ऑक्सीडाइज करेगी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन एंड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, बेटा V2O5। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड करेगा इसको ऑक्सीडाइज। अच्छा दूसरा ओजोन करेगी ऑक्सीडाइज इसको। ठीक है, ऑक्सीडेशन बाय ओजोन। देखो बेंजीन है, उसके साथ 3 मोल ओजोन के चाहिए ऑक्सीडाइज करने के लिए। बेटा बेंजीन को मतलब ऑक्सीडाइज करने के लिए ओजोन के 3 मोल चाहिए, तो बन जाएगा ओजोनाइड। देखो बेंजीन है, जब 3 मोल ओजोन के साथ रिएक्शन करती है तो बन जाता है ओजोनाइड, और जिसका फॉर्मूला है C6H6O9। बेटा ओजोनाइड, ओजोनाइड बनेगा। ठीक, और ओजोनाइड जो है फर्दर उसको जिसको उनका ओजोनाइड को जिंक और वाटर, इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बन जाता है ग्लाइक्सल। बेटा बन जाएगा 3 मालिक्यूल।
या 1,2 इथेन डायल। देखो ग्लाइक्सल बन जाता है या 1,2 इथेन डायल। तो देखो बेंजीन रिएक्ट करती है ओजोन के साथ, ओजोनाइड बनेगा जिसका फार्मूला होगा C6H6O9 C6H6O9। और वो फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक के साथ और वाटर के साथ। तो क्या बनेगा, ग्लाइक्सल बनेगा। और दूसरा बनेगा H2O2, 3 मॉल वाटर के होंगे और बन जाएगा H2O2। अच्छा H2O2 जो होता है H2O2, इसके जो 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी H2O2 के 3 मॉलिक्यूल्स, ये मिल जाते हैं जिंक के साथ। तो आगे बना लेते हैं वाटर और जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा बेटा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो देखो मेन रिएक्शन ये है कि भाई बेंजीन है, जब ओजोन के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है ओजोनाइड। ओजोनाइड को रिड्यूस कौन करता है, जिंक। किसके अंदर, ग्लाइक्सल के अंदर। या 1,2 इथेन डायल, 1,2 इथेन डायल। अच्छा जो H2O है वो कन्वर्ट हो जाता है H2O2 में, और H2O2 मिलता है जिंक के साथ और बना लेता है जिंक ऑक्साइड और वाटर। इसका मतलब है जिंक ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। और ये जो बेंजीन थी वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, ग्लाइक्सल के अंदर, ठीक है। अगर ओजोनाइड का स्ट्रक्चर बनाना चाहें आप, तो ओजोनाइड का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। इस टाइप का बेटा स्ट्रक्चर है इसका ओजोनाइड। ऐसा है, मगर स्ट्रक्चर तो वही C6H6O9 हो जाता है ये ओजोनाइड। अच्छा उसका जो है ये डिकम्पोज होकर के इसमें तब्दील होता है ग्लाइक्सल में और H2O2। तो ये याद कर लो कि बेंजीन की जब ओजोन राइजेस करते हैं तो क्या बनता है, ग्लाइक्सल बन जाते हैं बस। अच्छा उसके बाद है ऑक्सीडेशन। बाय V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। देखो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो बेंजीन को हम ऑक्सीडाइज करते हैं वेनेडियम, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर देता है और बना लेता है मैलिक एनहाइड्राइड। देखो बेंजीन है ये, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड टेम्परेचर 450 या 500 तक टेम्परेचर होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ। तो बनेगा मैलिक एनहाइड्राइड। बेटा बेंजीन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज किस में करेगा, मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर। ये मैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। मैलिक एनहाइड्रेट बनेगा। मैलिक एनहाइड्रेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे यहाँ पे 9O2। तो अब देखो इसको बैलेंस करें तो बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कार्बन होंगे वो 12 होंगे। इसमें देखो कार्बन कितने हैं,
इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 कार्बन, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 और 4 कितने हो गए, 12 कार्बन हो गए। ठीक है। दूसरा, बेंजीन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 12 हाइड्रोजन होती है। इसके अंदर देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हाइड्रोजन ये हो गई, ये 2 हाइड्रोजन है, इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हाइड्रोजन ये होगी, 12 हाइड्रोजन होगी। तो बनेगा मेलिक एनहाइड्राइड। और मेलिक एनहाइड्राइड जो है बेटा, मेलिक एनहाइड्राइड जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बनाता है मेलिक एसिड। देखो मेलिक एनहाइड्राइड है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ये मेलिक एनहाइड्राइड, ये मेलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद बनाता है मेलिक एसिड। मेलिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये बनेगा मेलिक एसिड। और वैसे मेलिक एसिड को इस तरह फॉर्म में लिखा जाता है, सिज वाले फॉर्म में लिखा जाता है। बेटा मेलिक एसिड जो होता है वो सिज वाले फॉर्म में होता है, ये इस फॉर्म में होगा। ये आपको पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ये मेलिक एसिड की सिज फॉर्म में, मतलब मेलिक एसिड सिज। और जो इसका जो आइसोमर है वो होता है फ्यूमरिक एसिड, जिसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर वो ट्रांस वाले फॉर्म में है। तो ये है मेलिक एसिड, ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 1,4 डाइओइक एसिड। बेटा देखो इसका नंबरिंग अगर करेंगे आप लोग तो 1 2 3 4, तो 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे डबल बॉन्ड, तो 2 ब्यूटीन, 1,4 डाइओइक एसिड, दो उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी COH है, ये भी COH है। तो 2 ब्यूटीन 1,4 डाइओइक। इसका जो दूसरा आइसोमर वो होता है फ्यूमरिक एसिड। बेटा ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका दूसरा आइसोमर है फ्यूमरिक एसिड। उसका फार्मूला इस तरह का होता है, स्ट्रक्चर ट्रांस वाले फॉर्म में। ये सिज है, ये बेटा सिज है, और ये है ट्रांस। ट्रांस का मतलब है अपोज, कार्बन डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें देखो COO जो है, COOH, इसमें देखो COOH और ये COOH, ये अपोज हैं, और H के हैं अपोज हैं, तो इसको इस फॉर्म को हम कहते हैं ट्रांस। ये था सिस फॉर्म, ये ट्रांस, इसको हम पढ़ते हैं फ्यूमरिक एसिड। तो ये इससे रिलेटेड तो नहीं था मगर वैसे आपको बता दिया। ये था मेलिक एसिड, मेलिक एनहाइड्राइड, जब उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं तो बन जाता है मेलिक एसिड। तो बेटा इसके जो रिएक्शंस थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो भी हमने कंप्लीट कर लिए, इसके एडिशन रिएक्शंस भी हो गए, इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो गए। अब आते हैं ऑक्सीडेशन। में तो कैपेसिटी आई कौन सेव करें ना।
से ठीक बनेगा। मैंने पढ़ाया तो साइन में चेक कर पढ़ाया। सी से अच्छा बेटा, अब ये जो अल्काइल चेन है, मतलब जो अल्काइल ग्रुप की साइड चेन है उसकी ऑक्सीडेशन, तो अब है ऑक्सीडेशन ही रिएक्शंस ऑक्सीडेशन ही चल रहे हैं। तो अब है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन। जो अल्काइल ग्रुप की साइड चेन है, मतलब बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, उनकी ऑक्सीडेशन। देखो पहले हम बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर रहे थे, तो बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। मगर ये जो अल्काइल की साइड चेन है बेटा, अल्काइल ग्रुप की जो साइड चेन लगी हुई है, तो उस साइड चेन को अल्काइल ग्रुप को जो है पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज कर देते हैं। देखो ये है टोलिन। देखो अब ऑक्सीडेशन किसकी है? टोलिन की है। ऊपर जो अल्काइल ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन है बेटा। जो ऑक्सीडेशन है अल्काइल साइड चेन, जो अल्काइल ग्रुप की साइड चेन है उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है, टोलिन। अब टोलिन को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो साइड चेन में कितने भी कार्बन, लंबी चेन हो बेटा, साइड चेन में कितने भी कार्बन है, मगर बनेगा बेंजोइक एसिड। मतलब ऊपर मिथाइल ग्रुप हो, इथाइल ग्रुप हो, प्रोपाइल ग्रुप हो, कितनी बड़ी चेन हो, जब उसको हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा बेंजोइक एसिड बनता है। तो देखो टोलिन है, उसकी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट के साथ या एसिडिक पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, तो बनेगा बेंजोइक एसिड। और H2 बनेगा। तो देखो टोलिन की हमने ऑक्सीडेशन की पोटाशियम परमैंगनेट के साथ या पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ। बेटा बेंजीन की ऑक्सीडेशन इथाइल बेंजीन ऑक्सीडेट करेंगे, वो बेंजीन ऑक्सीजन पोटेशियम मैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कलाइन। अब क्या बनेगा? ग्रुप है, बेंजोइक एसिड बनेगा। और हाई और बन जाएगा, बन जाएगा।
वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनेगी, एक मॉलिक्यूल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का और 6 एटॉमिक ऑक्सीजन। तो ये था जो जो साइड चेन होती है बेंजोइक एसिड और इथाइल की जब हम पोटेशियम तो क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो साइड चेन कितनी बड़ी क्यों हो, जो आपको मिलेगा बनेगा बेंजोइक एसिड। उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से यूज करेंगे, पोटाश, मतलब वो ग्रुप के लगने से बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो बेटा, बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगते हैं वो 2 किस्म के ग्रुप होते हैं। एक होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, अच्छा दूसरे होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा, एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। बेटा जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे ग्रुप जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दें, बेंजीन को ज्यादा न्यूक्लियोफाइल बना दें, उनको हम कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। और दूसरे जो होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, बेंजीन का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर्स को कम कर देते हैं और बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगते हैं उनकी भी क्लासिफिकेशन है। एक होते हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, बेटा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग वो होते हैं जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बेंजीन के लिए देते हैं ग्रुप। अच्छा, दूसरे होते हैं मॉडरेट एक्टिवेटिंग। मॉडरेट एक्टिवेटिंग वो होंगे, इंक्रीज तो करेंगे मगर उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं बेंजीन की रिएक्टिविटी को, वो मॉडरेट है, थोड़ा कम है, दरमियान दर्जे के हैं। एक है वीकली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग का मतलब बेंजीन को एक्टिवेट करता है मगर वीक। अच्छा, दूसरे क्या होते हैं वीकली डीएक्टिवेटिंग, जो बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं मगर वीकली। एक होते हैं मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग, जो बेंजीन को डीएक्टिवेट करेंगे मगर मॉडरेट। एक होते हैं स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। तो इसका मतलब है कैटेगरीज इनकी, जो एक्टिवेटिंग की कैटेगरीज भी 3 है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग का मतलब है बहुत ज्यादा बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाने वाले। एक मॉडरेट एक्टिवेटिंग मतलब बढ़ाते तो हैं मगर दरमियानी दर्जे की बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। एक बढ़ाते हैं वीकली एक्टिवेटिंग, एक्टिवेट करते हैं वीकली। अच्छा, अब है जो डीएक्टिवेटिंग है उनकी भी 3 कैटेगरीज हैं, एक वीकली डीएक्टिवेटिंग, एक मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग, एक होते हैं स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। मगर अब ये होगा कि टाइम भी काफी हो गया, सब मुमताज भी आने वाले हैं अब, ठीक है।